हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाठ्यक्रम 502 के इकाई 2, जिसका नाम है शिक्षण एवं अधिगम के उपागम। तो इसमें हम लोगों को जो हम लोग का टॉपिक है, हेडिंग है, वो ये है कि शिक्षण एवं अधिगम के उपागम क्या होते हैं। तो कक्षा के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं: विद्यार्थी, शिक्षक एवं विषय सामग्री। कक्षा में शिक्षण का अंतिम उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य बनाना है एवं कक्षा को पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझने योग्य बनाना है। यानी कि जो उपागम है उसका मुख्य उद्देश्य है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को ज्ञान है उसको ग्रहण करने योग्य बनाना है। यानी कि जो टीचर ने समझाया है, क्या स्टूडेंट की वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। सिर्फ इतना नहीं हो कि टीचर आए क्लास में और पढ़ा जाए, लेकिन वो टॉपिक है, जो भी ज्ञान उसने दिया है वो बच्चों के समझ में ना आए। शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो कि एक एक विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों को ऐसा बनाना चाहिए कि कक्षा में जो भी चीज़ें, जो भी अवधारणाएं पढ़ाई गई हैं वो उसको समझने योग्य बन सके। आगे देखते हैं, अध्यापक केंद्रित उपागम क्या होता है। तो कक्षा में जो कुछ भी घटित होता है, बैठने की व्यवस्था से लेकर कब और क्या पढ़ाना है, सभी कुछ शिक्षक जो है वो तय करता है। इस उपागम के ये मुख्य विश्वास है कि अध्यापक वह सब जानता है जो बच्चे की जानने की आवश्यकता है, यानी कि जो बच्चों को जानने की आवश्यकता है। इसीलिए अध्यापक उन कौशलों को बच्चों में पहुंचा सकता है। एक तथाकथित अच्छा कहलाने वाला बच्चा या फिर विद्यार्थी ही इस प्रकार के ज्ञान को अपनी स्मृति में संग्रहित करता है और जब आवश्यकता होती है तब उस ज्ञान का उपयोग करता है। यानी कि एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो पढ़ाई गई चीज़ों को अपनी स्मृति में, अपनी याददाश्त में स्टोर करता है और जब उसकी आवश्यकता होती है तब वह उस ज्ञान का जो प्रयोग है वो करता है। स्मृति से याद करने एवं ज्ञान का उपयोग करने की प्रक्रिया इस उपागम की 2 महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं। तो इस उपागम की 2 महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? एक तो ये कि स्मृति से याद करना और दूसरा है ज्ञान का प्रयोग करना। ये अध्यापक केंद्रित उपागम की 2 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। एक महान शैक्षिक चिंतक ने इस प्रक्रिया को बैंकिंग शिक्षा का नाम दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर पूछ लिया जाए बैंकिंग शिक्षा का नाम किस उपागम को दिया जाता है, तो अध्यापक केंद्रित उपागम को बैंकिंग शिक्षा का नाम दिया गया है। आगे देखते हैं, अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं क्या है? ज्ञान शिक्षक से बच्चों में पहुंचता है। अधिगम की अपेक्षा ध्यान शिक्षण, सूचना प्रेषण, निर्देशन पर केंद्रित किया जाता है। औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु एवं शिक्षण विधि अध्यापक के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। शिक्षण के दौरान व्यक्तिगत विद्यार्थी की रुचि और आवश्यकताओं का मुश्किल से ध्यान रखा जाता है। अध्यापक मुख्यतः विषय वस्तु को पूरा करने से ही संबंध रखते हैं। यानी अध्यापक क्या करते हैं कि जो भी आप लोग का सिलेबस है उसको टाइम से कंप्लीट करा दिया जाए, उनका मेन फोकस इसी बात पर रहता है। आगे देखते हैं, अध्यापक केंद्रित जो उपागम है उसकी उपयोगिता क्या है। तो अध्यापक से ज्ञान, सूचना एवं कौशल का विद्यार्थियों में स्थानांतरण अक्सर विवादित रहा है कि ये विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है या नहीं है। जैसे कि बहुत से सफल विद्यार्थी जो परंपरागत तरीके से आते हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया है। बड़े आकार की कक्षा में जहां बहुत अधिक संख्या में बच्चे हैं, शिक्षण केवल सुविधा प्रदान करने की विधि ही बन जाती है। यानी कि जहां पर ऐसी क्लास जिसमें कि स्टूडेंट ज़्यादा हैं, वहां पर शिक्षण जो है वो केवल सुविधा प्रदान करने की ही विधि ही बन जाती है। अधिगम केंद्रित उपागम की सीमाएं भी काफ़ी सारी हैं। वो क्या है? जैसे कि शिक्षक के द्वारा जब अक्सर प्रभावशाली तथ्यों एवं विचारों का शिक्षण किया जाता है तो बच्चे इसे पसंद नहीं करते और अपनी रुचि खोने लगते हैं। यदि शिक्षक का ज्ञान सीमित है तब वह व्यक्तिगत बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। इस उपागम में वाद विवाद एवं परिचर्चा के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी कि जो अध्यापक केंद्रित अधिगम है उसमें वाद विवाद जैसी कोई भी प्रक्रिया जो है उसका स्थान नहीं है कि बच्चे वाद विवाद करें या फिर कोई डिबेट करें, परिचर्चा करें, इसका कोई भी स्थान नहीं है। बड़े आकार की कक्षा में एवं मल्टीग्रेड स्थिति में व्यक्तिगत बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। अध्यापक बच्चों को सोचने के कौशल को विकसित करने के लिए कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं कराता। यानी कि अध्यापक सिर्फ अपना जो मेथड है उसी तरीके से पढ़ाता है,
वो कोई भी ऐसा कौशल विकसित नहीं करता है जिससे जो बच्चा है वो खुद से सोचे या खुद का अपना तर्क दे, खुद की अपनी बुद्धि चलाए। ऐसा कोई भी जो टीचर है वो अवसर नहीं देता है। अब अगर हम लोग बात करें विषय केंद्रित उपागम क्या होता है, तो विषय केंद्रित उपागम में विद्यार्थियों के ग्रहण करने के लिए अध्यापक के द्वारा मुख्य रूप से विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए विषय में शामिल प्रकरण अवधारणा को महत्व दिया जाता है, जिसके चारों ओर सभी शिक्षण एवं अधिगम क्रियाकलाप परिक्रमण करते हैं। विषय केंद्रित उपागम की विशेषताएं क्या हैं, तो विषय वस्तु पर ही ध्यान केंद्रित होता है, अतः कक्षा में पाठ्य पुस्तक का आदान प्रदान ही सभी कक्षा क्रियाकलापों का मूल होता है। शिक्षक स्वयं को बच्चों के सम्मुख एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे कि वह विषय से संबंधित सभी मामलों का आधिपत्य रखता है। इन विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही पूरा हुआ माना जाता है। कक्षा में विषय वस्तु को प्रस्तुत करते समय वास्तविक जीवन की स्थिति को मुश्किल से ही स्थान दिया जाता है। कक्षा की सभी परस्पर क्रियाएं पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती हैं, यानी कि जो विषय केंद्रित उपागम होता है उससे जो भी क्रियाएं होती हैं वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही होती हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट की आपको बुक पढ़नी है तो उस बुक में क्या क्या चीज़ें दी हैं जो आपके सिलेबस में हैं, टीचर उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है। गुणात्मक आधारित परिणाम की अपेक्षा संख्यात्मक आधारित परिणाम पर दबाव होता है। अध्येता केंद्रित उपागम, तो अध्येता केंद्रित उपागम जो है वो विषय केंद्रित उपागम और अध्यापक केंद्रित उपागम दोनों से ही भिन्न है। किस तरीके से, वो हम देखते हैं इसकी विशेषताओं के द्वारा। जैसे कि इस उपागम की सभी अधिगम विधियां और व्यूह रचना व्यक्तिगत विद्यार्थी की आवश्यकताओं का आधार बनती है। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शुरू करने से पहले बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सुविधा प्रदान करने वाले की भूमिका निभाता है, न कि उपदेशक की। अधिगम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थिति का सृजन करता है। विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से एवं समूह में दोनों प्रकार से कार्य करते हैं। विद्यार्थियों अपने सहपाठियों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अध्येता केंद्रित उपागम या फिर शिक्षार्थी केंद्रित उपागम दोनों एक ही बात है। ये सबसे अच्छा उपागम बताया जाता है, क्योंकि इस उपागम में जो विद्यार्थी होता है वो एक सक्रिय भूमिका निभाता है। उसको वाद विवाद करने के लिए या फिर किसी भी अपने सहपाठी के साथ कोई भी क्रिया करने के लिए परस्पर क्रिया के द्वारा वह सीखते हैं। उनके अंदर सृजनात्मकता का विकास होता है, वो अपने माइंड का प्रयोग करते हैं। तो इस स्थिति में सबसे अच्छा क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। ध्यान रखिए, इसी को अध्येता केंद्रित भी उपागम कहते हैं। अगर ये आ जाए अध्येता केंद्रित उपागम तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो अध्येता केंद्रित उपागम है वही शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है। और इसकी विशेषता ये है कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए, खोज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। बच्चों को बैठने की व्यवस्था कक्षा में बच्चों के क्रियाकलाप के अनुसार होती है। अधिगम का जो वातावरण होता है वो स्वतंत्रतापूर्ण होता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो स्वतंत्र अवस्था में होता है। वो जब चाहे टीचर से कोई सवाल कर सकता है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की उपयोगिता क्या है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र में विद्यार्थी रहते हैं। योजना और परस्पर क्रिया की प्रक्रिया बड़ी बारीकी से एवं व्यवस्थित तरीके से बनाई जाती है। यह प्रक्रिया बच्चों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने के लिए अध्यापक द्वारा बनाई जाती है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन को पहचान दी जाती है। इसमें अध्यापक केंद्रित उपागम एवं शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के मध्य तुलना देख लीजिए। एक तरफ तो आपके सूचक हैं, अध्यापक केंद्रित उपागम है, और दूसरी तरफ आपका है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। तो सूचक में अगर पाठ उद्देश्य की बात करें तो अध्यापक केंद्रित उपागम में अध्यापक पाठ्य रूपरेखा के अनुरूप विषय वस्तु को पूरा करता है, जबकि यही चीज़ जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में अध्यापक द्वारा निर्धारित अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करता है। जो शिक्षार्थी होता है वो अध्यापक द्वारा जो भी निर्धारित अधिगम के उद्देश्य है उनको पूर्ण करता है। विद्यार्थी कैसे सीखता है, तो विद्यार्थी अध्यापक केंद्रित उपागम में निष्क्रिय होकर सुनता है और पढ़ता है। वे स्वतंत्र अधिगम का चुनाव अच्छे अंक अर्जित करने के लिए करता है, यानी कि वह स्वतंत्र अधिगम का चुनाव तभी करेगा जब उसको अच्छे अंक जो हैं वो अर्जित करने होंगे। जबकि शिक्षार्थी केंद्रित जो उपागम है उसमें जो विद्यार्थी है वो पूर्ण अर्जित ज्ञान में नए ज्ञान का समावेश करता है। करके सीखना मुख्य आधार होता है, और इसमें जो शिक्षार्थी होता है वो एक स्वतंत्र रूप से होता है, एक सक्रिय भूमिका जो है उसको निभाता है।
अगर शिक्षण पद्धति की बात करें तो सूचना के संप्रेषण पर आधारित होती है अध्यापक केंद्रित में, वहीं विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न होकर करके सीखने पर आधारित होती है शिक्षार्थी केंद्रित में। पाठ्यक्रम संप्रेषण की बात करें तो व्याख्यान पद्धति का उपयोग होता है अध्यापक केंद्रित में। इसके साथ ही साथ समाकलित उद्देश्य के लिए दत्तकार यानी कि असाइनमेंट एवं परीक्षा आधारित होती हैं। इकाई परीक्षण और इकाई योजना नहीं होते हैं इसमें। जबकि शिक्षार्थी केंद्रित में जो पाठ्य संप्रेषण होता है वो सक्रिय अधिगम होता है, सहकारी अधिगम और समस्या पर आधारित अधिगम का प्रयोग होता है एवं दत्तकार यानी कि असाइनमेंट अभ्यास के लिए दिए जाते हैं। इकाई परीक्षण दिया जाता है, इकाई योजना का प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में होती हैं। अध्यापक की भूमिका की बात करें तो अध्यापक केंद्रित उपागम में मंच पर सुना और कुछ कहा उसका पालन करना आवश्यक है, जबकि शिक्षार्थी केंद्रित में अध्यापक एक सुगम करता है, वह विद्यार्थियों के साथ मिलकर कार्य करता है। शिक्षण की प्रभावशीलता की बात करें तो अध्यापक केंद्रित में अध्यापक सूचना उपलब्ध कराता है और विद्यार्थी उसे कंठस्थ यानी कि याद करते हैं, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा गलत माना जाता है। किसी भी चीज़ को याद करने पर अगर कहीं पे भी कंठस्थ की बात आ जाए या याद करने की बात आ जाए तो ये वर्ड अपने में ही निगेटिव माना जाता है। और इसमें क्या है कि चूंकि विद्यार्थी रटकर सीखते हैं अतः प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन तार्किक रूप से नहीं किया जाता। यानी कि कंठस्थ करना मतलब किसी भी चीज़ को रटकर याद करना, लेकिन उसको समझने से मतलब नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि किसी भी चीज़ को रट लेते हैं या फिर रट कर याद कर लेते हैं, लेकिन अगर उससे उनका अर्थ पूछा जाए तो उनको उसका अर्थ नहीं पता होता। तो आजकल ये इस टाइप की शिक्षा प्रणाली बहुत गलत मानी जाती है। आजकल क्या होता है कि बच्चों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, रट कर याद करने पर जोर बिल्कुल नहीं दिया जाता। यही चीज़ अगर शिक्षण की प्रभावशीलता की बात करें तो शिक्षक जो केंद्रित उपागम है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम जो है उसमें अध्यापक विद्यार्थियों को अधिगम क्रियाकलापों में संलग्न रखना है। अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम प्राप्ति में सहायता करता है। प्रदर्शन अधिगम उद्देश्य से मास्टरी का सूचक होता है। विद्यार्थी के स्तर को सुधारने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। रट के सीखने पर बल नहीं दिया जाता है, बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ने पर बल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं NEP और RTE के द्वारा काफ़ी अच्छी हो गई हैं कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो रहा है। अगला जो आपका हेडिंग है वो है योग्यता आधारित उपागम क्या है। तो कक्षा में जब आप कोई भी पाठ पढ़ा रहे होते हैं तब आप स्वयं से पूछें कि क्या विद्यार्थी ने पाठ की अवधारणाओं को समझकर अपेक्षित ज्ञान, समझ और कौशल अर्जित किया है। यदि अपेक्षित अधिगम परिणाम को मूर्त रूप से परिभाषित कर लिया है तो न केवल विद्यार्थियों को किस तरीके से पढ़ाया जाए या सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इसके लिए योजना बनाई जा सकती है, परंतु उपयुक्त प्रश्न का मूल्यांकन व उत्तर भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के परिणाम आधारित उपागम को प्रायः योग्यता आधारित जो शिक्षा है वो कहा जाता है। तो योग्यता आधारित उपागम क्या है? परिणाम आधारित जो उपागम है वही योग्यता आधारित उपागम है। योग्यता कुछ विशिष्ट कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार है जिसे एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। सफल प्रदर्शन के लिए यह एक विशेषता या क्षमता है जिसे एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में समाहित कर सकता है। प्रशासनिक स्तर पर योग्यताओं के कुछ उदाहरण हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, जैसे कि भाषा योग्यता। तो भाषा योग्यता में क्या होना चाहिए? सही उच्चारण के साथ बोलना, हस्तलिखित और छपे हुए शब्दों को स्पष्ट रूप से पढ़ना, सभी विराम का सही इस्तेमाल करना एवं इमला लिखना, पाठ के पढ़ने के पश्चात क्योंकि और या चूंकि शब्द का उपयोग करके पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने योग्य होना। यानी कि आप किसी पाठ को पढ़िए, फिर स्वयं से उत्तर करिए कि ऐसा क्यों है या ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि या चूंकि, इस टाइप के शब्दों को बोल करके उसमें जो प्रश्न छुपा है उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। गणितीय योग्यताओं की बात करें तो वस्तुओं और चित्रों का उपयोग करके 1 से 20 तक गिनना, दैनिक जीवन की साधारण समस्या का हल इकाई विधि का उपयोग करके करना, दिए गए आंकड़ों से औसत ज्ञात करना, चांदी की सहायता से विभिन्न मापों का कोण बनाना। पर्यावरण अध्ययन की योग्यताओं में तो अपने घर परिवार में संबंधियों और पड़ोसियों के साथ उचित व्यवहार का प्रदर्शन करना, दैनिक जरूरतों की पूर्ति हेतु विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित व्यवसायों की सूची बनाना, मानचित्र में मुख्य भौगोलिक विशेषताओं की पहचान करना एवं उनका वर्णन करना, पीने के पानी को साफ करने के साधारण जो प्रयोग हैं उनको करना। परंपरागत अध्यापक केंद्रित उपागम में
जहां पर निर्धारित समय के भीतर पाठ्यक्रम को पूरा करने पर बल दिया जाता है, जबकि योग्यता आधारित उपागम में इकाई की प्रगति का अर्थ है कि विशेष ज्ञान और कौशल में सिद्धहस्त होना। यह विद्यार्थी केंद्रित उपागम के समान है, क्योंकि यह कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के ज्ञानार्जन में सिद्धहस्त होने पर बल देता है। तो एक तरीके से जो योग्यता आधारित उपागम है वो आपका शिक्षार्थी आधारित उपागम है, क्योंकि इसमें जैसे अध्यापक केंद्रित उपागम में जो भी आपका एक सिलेबस है कि आपको इस साल इस सब्जेक्ट में इतना सिलेबस जो है पढ़ना है, तो टीचर क्या करता है, केवल उस सिलेबस को टाइम से कंप्लीट कराने पर बल देता है। तो इस तरीके से जो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है उसी तरीके से योग्यता आधारित उपागम है, क्योंकि ये उपागम भी आपकी इकाई की जो प्रगति है उस पर बल देता है। वो इस बात पर बल देता है कि आपने कितने कौशलों को सीखा है, आपने कितना ज्ञानार्जन किया है। तो इस तरीके से योग्यता आधारित उपागम शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के ही समान है। आगे देखते हैं, अधिगम का निम्नतम स्तर क्या है, MLL। तो इसको देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सिफारिशों के अनुपालन में प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 3 विषयों भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन के लिए अधिगम का निम्न स्तर का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक योग्यता स्तर में मास्टरी हासिल करने के पश्चात ही उससे अलग स्तर की योग्यता प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के विधियों का इस्तेमाल करने की सिफारिश निम्नतम अधिगम स्तर प्राप्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है और इसे योग्यता आधारित अधिगम द्वारा परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक योग्यता की प्राप्ति के लिए योजना, शिक्षा परीक्षण, पुनः शिक्षण, पुनः परीक्षण चक्रीय विधि का अनुसरण कर किया जाता है। यह तब तक जारी रखा जाता है जब तक बच्चा योग्यता के मास्टरी स्तर को हासिल नहीं कर लेता। MLL कार्यक्रम 1990 तक जारी रहा, लेकिन बाद में कई कारणों से इसकी महत्ता समाप्त हो गई, परंतु कक्षा अधिगम में योग्यताओं का प्रयोग और योग्यता आधारित मूल्यांकन अभी भी जारी है। योग्यता आधारित उपागम की उपयोगिताओं की बात करें अगर, तो योग्यता आधारित उपागम विद्यार्थी को रटकर याद करने की पद्धति से दूर रखता है। विद्यार्थी ने आज जो कुछ भी सीखा है वह कल भूल नहीं सकता, क्योंकि विद्यार्थी अपने दिशा निर्देशन में योग्यता के मास्टरी स्तर को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से योग्यता आधारित जो उपागम है वो शिक्षार्थी आधारित जो उपागम है उसी तरीके से ये भी उपागम है। इस उपागम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक और रुचिकर होता है। सीमाएं इसकी भी कुछ हैं, जैसे कि अध्यापक को विषय वस्तु के बारे में गहन ज्ञान रखने की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि विद्यार्थी आपके सहयोग से उपलब्धि करेगा। यदि अध्यापक विषय वस्तु में कुशल नहीं है तो उस स्थिति में ये उपागम शायद कार्य न करे। सभी विद्यालयों का अधिगम वातावरण श्रेष्ठ तरीके से ज्ञानार्जन के लिए बराबर नहीं होते और इस प्रकार निर्धारित समय में योग्यताओं की प्राप्ति प्रभावकारी नहीं होती है। अध्यापक केंद्रित कक्षा में विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होता है, परंतु संरचनात्मक कक्षा में यह नहीं होता। संरचनात्मक शिक्षण अधिगम में विद्यार्थी को सक्रिय शिक्षार्थी समझा जाता है और अध्यापक विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की रचना करने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। जैसे कि संरचनात्मक कक्षा कक्ष विद्यार्थी केंद्रित होता है, अतः इसमें विद्यार्थियों को अधिकतम स्वतंत्रता जो है वो दी जाती है। रचनावाद क्या है? तो रचनावाद दर्शन शास्त्र का एक विद्यालय है जो 18वीं शताब्दी के पूर्व में इटालियन दर्शन शास्त्री जियाम बैटिस्टा बिकोक से संबंधित है, जहां आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में ये स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे 1896 से 1980 एवं रशियन मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की 1896 से 1934 के योगदान को बहुत विस्तृत रूप से शिक्षा दर्शन के रूप में विकसित हो चुका है। तत्व रचनावाद पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजन होता है, ना कि निष्क्रिय रहकर वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। जानने के लिए आना अपनाने की एक प्रक्रिया है कि बालक के अनुभाविक संसार एवं उसमें निरंतर सुधारों पर आधारित है। वाइगोस्की ने समाज रचनावाद से प्रभावित संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया, जो कि व्यक्तिगत रूप से सामाजिक अनुक्रिया की सहायता से वातावरण द्वारा ज्ञान के निर्माण पर बल देता है।
रचनावादी कक्षा कक्ष में विद्यार्थी मूल रूप से समूह में कार्य करते हैं, जिससे अधिगम, अंतःक्रिया एवं गतिज होता है। उपागमों की तुलना, तो एक तरफ शिक्षक केंद्रित उपागम है, दूसरी तरफ विद्यार्थी केंद्रित उपागम है और तीसरी तरफ रचनावादी उपागम है। सूचक की बात करें तो उद्देश्य क्या है, तो शिक्षक केंद्रित उपागम का उद्देश्य है कि शिक्षक केंद्रित उपागम विषय वस्तु को समयावधि में समाप्त करता है, जबकि विद्यार्थी केंद्रित उपागम में उद्देश्य है कि प्रत्येक बालक स्वयं करके सीखता है। रचनावादी उपागम का उद्देश्य है कि विद्यार्थी सशक्तिकरण केंद्र बिंदु है। रचनावादी कक्षा कक्ष बालक को स्वयं ज्ञान का सृजन करने में सहायता करता है। शिक्षण एवं अधिगम का तरीका, शिक्षक केंद्रित उपागम में किस तरीके से होता है, तो अधिगम का केवल एक तरीका प्रचलित है। शिक्षक सूचना प्रदान करता है एवं उसे विद्यार्थी रटता है, जबकि विद्यार्थी केंद्रित उपागम में अध्यापक अधिगम परिस्थितियां प्रस्तुत करता है, जो बालक को अवलोकन, प्रश्न पूछना एवं खोज के माध्यम से सीखने के अवसर जो है वो प्रदान करता है। वहीं रचनावादी उपागम में अधिगम कार्य बच्चों के अपने तरीकों से पूर्ण किए जाते हैं, सहयोगी अधिगम को इसमें स्थान दिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की इकाई, जिसमें हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ा और जो आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि भी उन्हीं टॉपिक्स को हाईलाइट करके पढ़ा है कि इसमें क्या जानकारी दी गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।